नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, आर्ट्स कॉलेज अलवर से। आज जो अपना पेपर है एमए फाइनल का पेपर है डिप्लोमेसी का। पिछले वीडियो में हमने राजनय के सिद्धांत अर्थात राजनय का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज हम राजनय और विदेश नीति का क्या संबंध है और राजनय और अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या संबंध है, इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, राजनय के बारे में कहा जाता है, अगर हम थोड़ा सा इसको भूमिका में लें, कि राजनय राज्यों के मध्य संबंधों को बनाए रखने की एक कला है। इसी के माध्यम से राज्य अपने आपसी सरकारी कार्यों की पूर्ति तथा शांतिपूर्ण साधनों का उपयोग कर अपने मतभेदों को दूर करते हैं। इन सब कार्यों के लिए राज्यवार्ता, सम्मेलन, मध्यस्थता, मेल मिलाप आदि का उपयोग करते हैं। राजनय स्वयं में एक परिपक्व तकनीक तथा एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से दूसरी तकनीकों को काम में लिया जाता है। एक राज्य राजनयिक युक्तियों के माध्यम से दूसरे राज्य की राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, यहाँ तक कि सैनिक कार्रवाइयों में सहायक अथवा विरोधी हो सकता है। इस प्रकार राजनय वह अस्त्र है जिसकी सहायता से न केवल अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सकता है, वरन राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि भी की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि कई बार हम राजनय और विदेश नीति को एक समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राजनय और विदेश नीति एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि दोनों एक हैं। तो राजनय का स्वरूप समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम विदेश नीति के और अंतर्राष्ट्रीय कानून विज्ञान से इसके संबंध और इसके जो अंतर हैं उनका अध्ययन करें। तो पहला हम लेते हैं राजनय और विदेश नीति दोनों के क्या संबंध हैं। अनेक विचारक और लेखक मनमाने रूप से हालांकि राजनय शब्द का प्रयोग विदेश नीति बनाने और क्रियान्वित करने के लिए करते हैं, जो अनुचित है। विदेश नीति और राजनय राष्ट्र की बाह्य व्यवस्थाओं से संबंधित नीति के वे पहिए हैं जिनकी सहायता से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चलती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं। राजनय किसी भी देश की विदेश नीति को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया और विदेश नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन मात्र है। सर विक्टर वेलेज़ली के अनुसार राजनय नीति नहीं वरन इसे क्रियान्वित करने वाला अभिकरण है। अगर हम सिंपल शब्दों में ये कहें कि राजनय साध्य नहीं साधन है तो शायद सही होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरा कार्य नहीं कर सकता। राजनय का विदेश नीति से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है, वरन ये दोनों मिलकर कार्यपालिका की नीति निर्धारित करते हैं। विदेश नीति द्वारा रणनीति तय की जाती है और कूटनीति द्वारा तकनीकें तय की जाती हैं। विदेश नीति वैदेशिक संबंधों की आत्मा है और राजनय इसकी प्रक्रिया। अर्थात विदेश नीति जहाँ विदेशों के साथ हमारे संबंध हैं, उसकी आत्मा हम उसको कह सकते हैं। वहीं डिप्लोमेसी जो है वो इसकी प्रक्रिया है कि विदेशों के साथ संबंध जो है वो किस तरीके से रखे जाएंगे, जिसके द्वारा विदेश नीति को संचालित किया जाता है। राजनयिकों द्वारा अपनी सरकारों की विदेश नीति को संचालित किया जाता है। राजनयिकों द्वारा अपनी सरकारों की विदेश नीति के सिद्धांत निर्धारित नहीं किए जाते, किंतु वे अपने प्रतिवेदनों द्वारा इस नीति की रचना में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। विदेश नीति तय करते समय राजनयिकों के प्रतिवेदनों को महत्वपूर्ण या एक तरह से अपन कहें कि प्रतिवेदनों को सदैव ही मूल्यवान कच्चा माल समझा जाता है। अर्थात कोई भी विदेश नीति का अगर निर्माण होता है तो राजनय डिप्लोमेट्स के जो प्रतिवेदन होते हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्हीं के आधार पर विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। पामर तथा पार्किंस के कथनानुसार राजनय वह सेवी वर्ग है और यंत्र प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा विदेश नीति को क्रियान्वित किया जाता है। इसमें एक मूल तत्व और दूसरा प्रणाली है। अर्थात यहाँ मेन जो चीज़ है वो होती है विदेश नीति, और उस विदेश नीति को कार्यान्वित करने के लिए या सफल बनाने के लिए जो काम में लिया जाता है उसको हम राजनय बोल सकते हैं। तो राजनय क्या है? विदेश नीति को पूर्ण करने का या सफल बनाने का एक साधन मात्र है। इसी संदर्भ में हेरल्ड निकलसन ने वियना कांग्रेस संबंधी अपनी रचना विदेश नीति एवं राजनय के मध्य
स्थित संबंध पर प्रकाश डाला है। उनके मतानुसार दोनों का संबंध राष्ट्रीय हितों का अंतर्राष्ट्रीय हितों के साथ समायोजन है। विदेश नीति राष्ट्रीय आवश्यकताओं की एक सामान्य धारणा पर निर्भर है। दूसरी ओर राजनय एक लक्ष्य नहीं वरन साधन है, उद्देश्य नहीं वरन एक तरीका है। यह बुद्धि, समझौता वार्ता एवं हितों के आदान प्रदान द्वारा संप्रभु राज्यों के बीच संघर्ष होने से रोकता है। यह एक ऐसा अभिकरण है जिसके माध्यम से विदेश नीति युद्ध के अलावा अन्य साधनों से अपना लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करती है। राजनय शांति का साधन है। जब समझौता करना असंभव बन जाता है तो राजनय निष्क्रिय बन जाती है और अकेली विदेश नीति कार्यरत रहती है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विदेश नीति और राजनय को समानार्थी रूप में समझना गलत है। इन दोनों में आधारभूत अंतर है। जहाँ विदेश नीति साध्य है, राजनय उसका साधन, लेकिन दोनों में आपस में विरोध की स्थिति नहीं है, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात अगर हम राजनय और विदेश नीति को एक शाब्दिक अर्थ में समझने का प्रयास करें तो विदेश नीति जो हमारे लक्ष्यों को हमारे राष्ट्रीय हितों को पूरा करती है, राष्ट्रीय हितों का समर्थन करती है। राजनय उस विदेश नीति को लक्ष्यों को पूरा करने का एक माध्यम है, एक साधन है। तो इसी संदर्भ में अगर हम ये कहें कि राजनय साधन है और विदेश नीति साध्य है तो शायद गलत नहीं होगा। तो इस तरह से कई बार राजनय और विदेश नीति को एक समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या राजनय और अंतर्राष्ट्रीय कानून एक हैं या इन दोनों के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ हम राजनय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अगर बात करें तो दोनों के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। राजनय का संबंध उन तरीकों एवं कला कौशलों से है जो एक राज्य द्वारा अपनी विदेश नीति को क्रियान्वित करने तथा अपने अन्य राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए अपनाए जाते हैं, जैसा कि हमने पहले चर्चा की है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के आपसी संबंधों को नियंत्रित करता है। सैद्धांतिक रूप से ये दोनों चाहे एक दूसरे के विपरीत हैं। राजनय विशुद्ध रूप से एक राज्य के राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का साधन है। इसके विपरीत जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय हित से परे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था को महत्व देता है। अर्थात राजनय क्या है कि विशुद्ध एक जिस राज्य से वो जुड़ा हुआ है या पर्टिकुलर किसी राष्ट्र के हितों में अभिवृद्धि का साधन है या पर्टिकुलर जिस राज्य का डिप्लोमेट है उसी से उसका मतलब है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को महत्व देते हैं। यदि सभी राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की उपलब्धि के लिए पूर्णतः राजनय का प्रयोग करें तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तथा सदैव युद्ध की आशंका बनी रहेगी। युद्ध का प्रारंभ राजनय की असफलता की घोषणा है। इस अर्थ में राजनय अंतर्राष्ट्रीय कानून को कुछ सम्मान देता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में व्यवस्था बनी रहे और राजनय क्रियाशील रह सके। इसके साथ ही दूसरा पॉइंट हम ये ले सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के कुछ मौलिक नियमों का पालन करने पर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसमें राजनय कार्य कर सके। इस प्रकार व्यवहार में राजनय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा राज्यों के बीच एक पारस्परिक विश्वास पैदा किया जाता है, तभी राजनय का आचरण संभव बनता है। राष्ट्रों के बीच आपसी विशेषाधिकार विश्वास के अभाव में युद्ध, शीत युद्ध अथवा तनाव की स्थिति बनी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून राजनय के साधन के रूप में भी उपयोगी है। यह राजनयिक लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए साधन प्रस्तुत करता है। राजनयिज्ञों के लिए सामान्य भाषा, प्रक्रिया संबंधी सुविधा, समझाने बुझाने के तरीके, वाद तय करने तथा समझौते करने के मानदंडों आदि की आवश्यकता रहती है, जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इनके होने से संधि वार्ता सुगम बन जाती है। संधि वार्ता की प्रक्रिया और रूप भी अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा तय किए जाते हैं। अर्थात संधि वार्ता की प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से होगी, ये तय करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का दायित्व है। राजनय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। जब राजनय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तय करने का प्रयास करती है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून अनेक प्रकार से उसका सहायक सिद्ध होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को तय करने के सभी तरीकों में अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का अनुगमन किया जाता है।
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राजनय का एक अत्यंत उपयोगी साधन है। अर्थात यहाँ क्या है कि राजनय को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून एक साधन का काम करता है, जबकि विदेश नीति की अगर हम बात करें तो विदेश नीति के संदर्भ में विदेश नीति साध्य का काम करती है और राजनय उसका साधन का काम करता है। यह एक दृष्टि से राजनय का परिणाम भी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अधिकांश भाग रिवाजों पर आधारित है। यह राजनय द्वारा की गई संधि वार्ताओं एवं समझौता वार्ताओं के निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्यतः स्वीकृत नियम बन जाते हैं। राजनयिक पत्र व्यवहारों एवं औपचारिक घोषणाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास किया जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि ये एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। तो अगर हम राजनय के साथ चाहे विदेश नीति की बात करें चाहे अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें, दोनों जो हैं वो राजनय के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों के अभाव में राजनय का सफल क्रियान्वयन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए राजनय और अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनय और विदेश नीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।